नमस्कार। आज का दूसरा दिन, उसका सेशन फर्स्ट। मैं आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे जो वेब सेमिनार है या वेबिनार है उसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। आज के दिन हम कुछ मांगलिक चिन्ह और पिरामिड के बारे में जानकारी लेंगे। प्राचीन काल से घरों में विभिन्न मांगलिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता रहा है। इन चिन्हों का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी है, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा की भावना भी आमजन में पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग के लोग, हर जाति और व्यवसाय से जुड़े हुए लोग उस चिन्हों को आस्था से देखते हैं। यह धर्म से अधिक सांस्कृतिक विश्वास है। ये मांगलिक चिन्ह संस्कृति का प्रतीक है। इन चिन्हों की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है। पहला जो चिन्ह है जिसे हम स्वस्तिक कहेंगे, यह एक प्राचीन मांगलिक चिन्ह है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले इसे बनाया जाता है ताकि वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। शुभ प्रतीक स्वस्तिक को घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर बनाया जाता है। इससे अनिष्ट से घर की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वस्तिक का अर्थ कल्याण, मंगल या शुभ होता है। इसे कल्याण, आशीर्वाद, पुण्य, पापनाशी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार स्वस्तिक का शाब्दिक अर्थ मंगल, शुभ या क्षेमकारी है। यह श्री गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। यह इस प्रकार बना होता है कि इसे किसी भी ओर घुमाने पर भी या किसी भी दिशा में देखने पर भी एक सा नजर आता है। वास्तु में स्वस्तिक का गतिशीलता दक्षिणावर्त अर्थात बाएं से दाएं मानी गई है। एक धन यानी कि पॉजिटिव के चिन्ह में 4 अतिरिक्त भुजाएं दक्षिणावर्ती होकर जुड़ी जाती हैं। दक्षिणावर्त गति घड़ी की सुइयों की दिशा वाली गति होती है। सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन होने की दिशा में भी दक्षिणावर्त है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी पृथ्वी की दक्षिणावर्ती गति से होते हैं। स्वस्तिक चारों दिशाओं का प्रतीक है और दिशाधिपति देव, अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की पूजा हेतु भी स्वस्तिक रचना की जाती है। स्वस्तिक किसी भी नए भवन में प्रवेश के द्वारों दोन पूर्व द्वारों सॉरी पूर्व द्वार दोनों ओर बनाया जाता है। किसी शुभ कार्य के प्रारंभ में, पर्वों, उत्सवों पर, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में स्वस्तिक आवश्यक रूप से बनाया जाता है। घरों में दीवारों, द्वारों और देवस्थान पर स्वस्तिक बनाना अत्यंत शुभ होता है। दूसरा मांगलिक चिन्ह है ओम। ओम को भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से ही हुई है। निराकार ब्रह्मा परम शक्ति को ओंकार स्वरूप माना गया है। ओम का ध्यान करने से परम तत्व को प्राप्ति होती है। ओम के चिंतन मनन से मन शांत और एकाग्र हो जाता है। ओम एक प्रणव मंत्र और असीमित भक्ति का प्रतीक है। इसकी स्थापना भवन में करना अति शुभ माना गया है। देवालयों में भी ओम का चिन्ह अंकित होता है। इसका ध्यान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तीसरा जो है कलश। जल से भरा आम के पत्तों
नारियल और फलों से युक्त कलश वैदिक काल से सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक है। सृष्टि में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति जल में ही हुई है। इस बात का वैज्ञानिक आधार भी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मत्स्यावतार पहला अवतार मान्य किया गया है। इसलिए कलश की स्थापना करने से पहले उसमें जल भरा जाता है। आम सदाबहार और पवित्र वृक्ष माना गया है। यज्ञ, हवन आदि में आम की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। आम के पत्ते सृजन जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। नारियल का देव पूजा में विशिष्ट महत्व है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य, उत्सव, त्योहार आदि पर घर में मंगल कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश की पूजा करते समय समस्त पवित्र नदियों और तीर्थों के जल को कलश में आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य शुरू होता है। घर के अलावा देवालयों, मंदिरों में भी यह शुभ चिन्ह उत्कीर्ण होता है। मंदिरों के शिखरों पर भी कलश होता है। यह शुभ चिन्ह घरों, दीवारों पर बनाया जाता है। इससे सुख, संपन्नता आती है। चौथा है मछली यानी फिश। मछली को एक शुभ प्राणी माना गया है। पहला अवतार मत्स्यावतार मछली के रूप में माना गया है। यात्रा शुरू करने से पहले मछली का दर्शन यात्रा की सफलता का शुभ शगुन माना गया है। दशहरे में भी मछली के दर्शन की परंपरा है। भवन के मुख्य द्वार पर दो मछलियों का चिन्ह बनाने की रीति भी है। ये चिन्ह या चित्र इसलिए बनाया जाता है कि यदि प्रत्यक्ष रूप से मछली के दर्शन न हो पाए तो चित्र के दर्शन कर ले। मछली कामदेव की ध्वजा का प्रतीक होता है। इसके अलावा भी विभिन्न आभूषणों में मछली का अलंकरण शुभ माना गया है। घर में या द्वार पर मत्स्य युग्म अंकित करना शुभ होता है। चौथा है पंचांगुलक हाथ। यह भी एक पारंपरिक मंगल चिन्ह है। विवाह, गृह प्रवेश, पुत्र जन्म और पूर्व कुछ पर्वों पर हल्दी से हाथों की छाप घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बनाई जाती है। इसे घर की महिला द्वारा बनाया जाता है। हल्दी के घोल को हथेली पर लगाकर उसकी छाप बनाई जाती है। इन छापों की संख्या 5 होती है। दरवाजे के दोनों ओर 5 छाप बनाई जाती हैं। हाथ कर्म का प्रतीक है। देवताओं की अभय मुद्रा और आशीर्वाद की मुद्रा भी हाथों से बनाई जाती है। हाथों की विभिन्न मुद्राओं से योग और ध्यान की क्रियाएं भी की जाती है। जैन मतानुसार एक अन्य पंचांगुलक मांगलिक चिन्ह है। घरों में किसी भी प्रकार के पंचांगुलक चिन्ह को अंकित करने से समृद्धि और सुख आता है। इस प्रकार चिन्हों की स्थापना कर्म का महत्व दर्शाती है। उसके बाद हम रंगों की तरफ चलेंगे। रंगों का व्यक्ति के तन, मन और उसके आसपास के वातावरण पर स्पष्ट प्रभाव देखा गया है। हर रंग की एक विशेष आवृत्ति होती है। ये आवृत्तियां मनुष्य की ऊर्जा की आवृत्ति को प्रभावित करती है। रंगों के आवृत्ति बैंड या कंपन व्यक्ति के कपड़ों, कमरों के रंग, रंगीन प्रकाश या अन्य किसी रंगीन वस्तु से उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार के वातावरण निर्मित करने के प्रकाश का मुख्य हाथ है या प्रकाश एक मुख्य तत्व है।
प्रकाश है तभी रंगों का अस्तित्व है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में सभी रंग उपस्थित हैं। सभी रंगों की अनुपस्थिति ही काला रंग है। यदि किसी दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो और वहां पर वास्तु अनुसार पुनर्निर्माण संभव नहीं है, तो रंगों का प्रयोग करके दोष का निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले तो घर की साज सज्जा में गृह स्वामी की राशि के अनुसार रंग का चयन करना चाहिए। गृह स्वामी की राशि के अनुसार उचित प्रयोग भी वास्तु दोषों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको वास्तु स्वामी, उसकी राशि और कलर की एक तालिका आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ज़ोडिएक साइन जिसे हम राशि कहेंगे, और राइट हैंड साइड में जो कलर, जो उचित कलर है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो पहले मेष राशि के लिए लाल रंग उचित है, वृषभ राशि के लिए सफेद, मिथुन राशि के लिए हरा, कर्क राशि के लिए गुलाबी, सिंह राशि के लिए सफेद या ऑफ वाइट कलर जो है तो ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। कन्या व्हाइटिश ग्रीन कलर होना चाहिए। तुला को सफेद रंग होना चाहिए। वृश्चिक राशि को एक तो लाल या गुलाबी रंग उचित है। धनु राशि को भी लाल या गुलाबी रंग उचित है। मकर राशि को ईंट का लाल रंग जो ब्रिक रेड कलर है वो उचित है। कुंभ राशि को नीला या गुलाबी कलर या रंग उचित है। और मीन राशि को पीला या चमकीला सफेद कलर होना चाहिए। इसके अलावा दिशाओं के आधार पर भी रंगों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का घर, शहर किस दिशा में है, इस पर भी रंग का चयन हो सकता है। घर के कमरे की दिशा, कमरे में दीवार की दिशा के आधार पर भी रंग का निर्धारण हो सकता है। घर के अंदर पर्दे, चादर, सजावटी सामान, मेजपोश आदि के रूप में उपयुक्त रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले, यदि पूर्व दिशा में कोई वास्तु दोष है तो चमकीले सफेद रंग का प्रयोग करना जरूरी है। ईशान में कोई वास्तु दोष अगर है तो सुनहरे पीले कलर का रंग का प्रयोग करना जरूरी है। अगर उत्तर दिशा में वास्तु का दोष है तो हरे रंग के द्वारा वह वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। वायव्य दिशा में वास्तु दोष होने पर सफेद रंग से उसका दोष निवारण किया जा सकता है। पश्चिम दिशा का वास्तु दोष हो तो नीले रंग का प्रयोग उचित है। नैऋत्य कोण का वास्तु दोष क्रीम कलर के द्वारा दूर किया जा सकता है। दक्षिण में अगर वास्तु दोष है तो लाल या गुलाबी कलर का या रंग का प्रयोग करना जरूरी होता है। आग्नेय कोण में वास्तु दोष हो तो उसका निवारण रुपहले सफेद रंग, मतलब चांदी की तरफ वो कलर जाता है, उसका यूज करना जरूरी होता है। किसी भी दिशा में वास्तु दोष होने पर उस दिशा के कमरे को उस दिशा के रंग से रंगाना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जा सके तो कमरे का मेजपोश, चादर, तकिए का कवर, पर्दे इत्यादि उस दिशा के रंग के प्रयोग में लाना चाहिए। दिशा से संबंधित बल्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे वांछित रंग की रोशनी कमरे में हो सकती है।
अभी हम रत्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिखाया है कि दिशा, उसका ग्रह और जो रत्न है वो रत्न यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो उससे पहले थोड़े रत्नों के बारे में भी जानकारी हमको लेनी जरूरी है। रत्नों का मनुष्य पर रंगों के समान ही प्रभाव होता है। ये मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा चक्र पर भी प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक रत्न का एक विशेष ऊर्जावर्ण क्रम होता है जो एक विशिष्ट ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इनके प्रयोग से घर और स्वामी के चारों ओर इनकी ऊर्जा का आवरण बनता है। इस ऊर्जा में रत्नों के रंग तथा रत्नों पर आने वाले प्रकाश का प्रभाव होता है। रत्न के रंग तथा रत्नों पर आने वाले प्रकाश का प्रभाव होता है। रंग तथा रंग के गहरे या हल्के होने पर ऊर्जा का प्रभाव होता है। रत्नों की ऊर्जा इस प्रकार पर भी निर्भर होती है कि उन पर पड़ने वाला प्रभाव कितना तीव्र या मंद है, और प्रकाश के रंग का भी प्रभाव होता है। इसलिए मनुष्य विभिन्न रत्नों को आवश्यकतानुसार धारण करता है। सौंदर्य के अलावा ये रत्न व्यक्ति की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करते हैं। इन रत्नों का प्रयोग घर के वास्तु दोष निवारण में भी किया जा सकता है। हर दिशा का एक प्रतिनिधि ग्रह होता है। प्रत्येक ग्रह को एक रत्न निर्धारित किया गया है। अतः जिस दिशा में वास्तु दोष है, उस दिशा में उसके प्रतिनिधि ग्रह का रत्न स्थापित करने से वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। रत्न हमेशा गोल या चौकर होने चाहिए। रत्नों का पारदर्शी होना उनकी उत्तमता का दर्शन करता है। अधिक पारदर्शी रत्न अधिक अच्छा होता है। कुछ रत्न हमेशा अपारदर्शी होते हैं, अतः उन पर पारदर्शिता का गुण लागू नहीं होता है। पहला है पूर्व दिशा। इसका प्रतिनिधि ग्रह जो है वो प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है। इसलिए यदि पूर्व दिशा में कोई वास्तु दोष आपको आता है, होता है, तो सूर्य के रत्न माणिक का उपयोग करना जरूरी है। माणिक को घर के पूर्वी भाग या कमरे में स्थापित करना चाहिए। इसे दीवार पर लगाया जा सकता है या लटकाया जा सकता है। यदि इसे कोई विचलित न करे तो किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। यदि माणिक उपलब्ध न हो तो इसके जो उपरत्न का भी उपयोग हम कर सकते हैं। ये जो उपरत्न है, ये है गार्नेट, रेड स्पाइनल, रेड जिनकान और रेड टर्मिलिन। और आखिरी वाला जो है वो रोज क्वार्ट्ज। इसके अलावा धातुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य की प्रतिनिधि धातु कॉपर यानी कि तांबा है। अतः भवन में पूर्वी भाग में तांबे का पात्र या सजावटी वस्तु रखी जा सकती है। उस कमरे में भी पूर्वी कोने पर दीवार की ओर माणिक, उसके उपरत्न या कॉपर का प्रयोग करना चाहिए। कॉपर की वस्तु को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि उसकी लालिमा युक्त चमक बनी रहनी चाहिए। तभी इसका उचित प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी दिशा जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम आग्नेय दिशा कहेंगे। इस दिशा का प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है, और शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा, डायमंड। अतः आग्नेय दिशा में वास्तु दोष होने पर हीरे का उपयोग किया जा सकता है। घर की आग्नेय भाग या कमरे में हीरे की स्थापना की जानी चाहिए। हीरे के विकल्प के रूप में व्हाइट नीलम,
व्हाइट जिरकोन या व्हाइट टूरमेलिन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह की जो प्रतिनिधि धातु है, वो प्रतिनिधि धातु चांदी है। इसलिए चांदी के पात्र या अलंकरण की स्थापना से वास्तु दोष हम निवारण कर सकते हैं। तीसरी जो दिशा है, वो तीसरी दिशा है दक्षिण, साउथ। उसका जो प्रतिनिधि ग्रह है, वो प्रतिनिधि ग्रह मंगल यानी कि मार्स है। मंगल का रत्न मूंगा यानी रेड कोरल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो है। अतः जब दक्षिण दिशा में वास्तु दोष हो तो सब भवन के दक्षिणी भाग में मूंगे का यानी कि रेड कोरल का विकल्प बहुत बड़ा है और ये शुभ कारक भी है। मूंगे के विकल्प के रूप में संगमुंगल, कार्नेलियन तथा लाल जस्पर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मंगल ग्रह का प्रतिनिधि धातु है कॉपर यानी कि तांबा। अतः दक्षिण दिशा में कॉपर की यानी कि तांबे के पात्र का अलंकरण स्थापित करने से भी हम वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। चौथी दिशा है, वो है नैऋत्य, साउथ वेस्ट दिशा। इसका स्वामी जो है, वो स्वामी है राहु। राहु का रत्न जो है गोमेद। और नैऋत्य दिशा में वास्तु दोष हो तो गोमेद को घर के नैऋत्य भाग या कमरे में स्थापित करना चाहिए। गोमेद के स्थान पर उसके जो उपरत्न है, एक ही उपरत्न जो है हेजोनाइट का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि किसी कारण से ये रत्न उपलब्ध न हो तो धातु का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। राहु के लिए शीशे का उपयोग हम कर सकते हैं। शीशे के पात्र कलाकृति को नैऋत्य कॉर्नर में हम अगर रखते हैं तो जो राहु का दोष है, वो राहु का दोष हम निवारण कर सकते हैं। पांचवी जो दिशा है, वो पांचवी दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा का जो प्रतिनिधि ग्रह है, वो है सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह का रत्न है नीलम। पश्चिम दिशा में वास्तु के दोष के लिए नीलम का प्रयोग किया जाता है। घर के पश्चिम कमरे में नीलम की स्थापना करने से वास्तु दोष का निवारण होता है। नीलम के न मिलने पर उसके रत्न नीला जरकोन, एमेथिस्ट, नीला टूरमेलिन, नीला स्पाइनल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी कारण रत्न या उपरत्न न मिले तो शनि ग्रह की धातु का उपयोग हम कर सकते हैं। और शनि का प्रतिनिधि धातु है लोहा, आयरन। हम उसका यूज हम पश्चिम दिशा में कर सकते हैं। छठी जो दिशा है, वो छठी दिशा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम वायव्य दिशा कहते हैं। इसका जो स्वामी है, वो स्वामी है चंद्र। चंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला रत्न है मोती। अतः मोती के उपयोग से वायव्य कोण का वास्तु दोष हम दूर कर सकते हैं। मोती के विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान हमें मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से किसी को भी हम घर की सजावट के रूप में हम चुन सकते हैं। माटी के उपरत्न जो है, मोती के जो उपरत्न है, वो उपरत्न है मूनस्टोन और क्वार्ट्ज। मोती के न होने पर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। रत्न और उपरत्न को न मिलने पर धातु का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्र के लिए चांदी जो है, वो चांदी प्रतिनिधित्व करता है और उसका उपयोग हम रत्न न मिलने पर कर सकते हैं। चांदी के पात्र और कलाकृतियां के विभिन्न रूप भी हमें बाजार में इजीली अवेलेबल हैं। इनमें से किसी
भी उपयुक्त वस्तु को हम चुनकर घर के वायव्य कॉर्नर में हम रख सकते हैं। सातवीं जो दिशा है वो सातवीं दिशा है उत्तर बुध सॉरी नॉर्थ, और उसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो प्रतिनिधि ग्रह बुध है। बुध का रत्न है पन्ना, जिसे हम एमराल्ड कहते हैं। उत्तर दिशा में वास्तु दोष होने पर पन्ने को घर के उत्तर भाग में लगाने से दोष का निवारण हो सकता है। पन्ने के उपलब्ध न होने पर इसके उपरत्न एक्वामेरियम, ओनेक्स, पेरिडॉट, ग्रीन जिरकॉन, ग्रीन एजेट जेड या ग्रीन टूरमेलिन को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। अगर किसी हाल में हमें रत्न या उपरत्न जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो बुध के प्रतिनिधि धातु का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुध का प्रतिनिधि धातु जो है वो है जस्त। जस्त के बर्तन पारंपरिक रूप में हम उपयोग में लाते आ रहे हैं, अतः उत्तर दिशा में जस्त का कलश या अन्य कोई वस्तु रखी जा सकती है। इस प्रयोग से उत्तर दिशा का जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष हम निकाल सकते हैं। आखिरी वाला जो है वो आखिरी वाला दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईशान कॉर्नर, जिसका प्रतिनिधि ग्रह है गुरु यानी कि जुपिटर, और गुरु का प्रतिनिधि करने वाला जो रत्न है येलो सफायर, जिसे हम पुखराज कहते हैं। जब घर में ईशान दिशा में वास्तु दोष हो तो ईशान दिशा में पुखराज का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुखराज के न होने पर उसके जो उपरत्न है वो उपरत्न है येलो जिरकान, येलो टर्मिनियन और येलो नीलम। रत्न और उपरत्न के अवेलेबिलिटी न होने पर हम धातु को भी यूज कर सकते हैं। गुरु का प्रतिनिधित्व करने वाला धातु जो है वो है पीतल। अगर हम पीतल का इस्तेमाल इन रत्नों के करेंगे तो भी वो अच्छा हो सकता है। अतः ईशान के वास्तु दोष निवारण के लिए इस कोण में हम अगर पीतल का कोई पात्र रखते हैं तो भी इसका हम निवारण, वास्तु दोष का जो है निवारण कर सकते हैं। हम अभी जानकारी लेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सूचाकार पत्थर का खंबा। वस्तुतः पिरामिड चौकोर क्षेत्र में बनी त्रिकोणी रचना है। पिरामिड शब्द जो है वो दो शब्दों का समूह है। पहला जो है पायर और दूसरा जो है मिड। इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम पिरामिड बनाते हैं। पायर का अर्थ जो है वो पायर का अर्थ अग्नि एवं मिड का अर्थ है मध्य, मध्य भाग में, बीच में। पिरामिड का अर्थ बताया है कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसके मध्य भाग में अग्नि है। पिरामिड का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल पूर्व काल में मृत शरीर का संपूर्ण संरक्षण के लिए किया जाता था। यह इजिप्त में राजाओं का ऐश्वर्यशाली कब्रिस्तान के रूप में भी हम इसको विकसित कर चुके हैं। पिरामिड का जो स्वरूप है वो पिरामिड का स्वरूप अगर हम देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि पिरामिड का संबंध अग्नि और ऊर्जा से है। पिरामिड में यह ऊर्जा दो प्रकार से आती है। एक तो
सबसे ऊपरी नुकीली त्रिकोण से जो सूर्य की ऊर्जा को विशेष प्रकार से अंदर ग्रहण करता है, क्योंकि उदित होते हुए सूर्य की पहली किरण पिरामिड के सबसे ऊपरी नुकीले भाग को स्पर्श करती है। दूसरी ऊर्जा जो है, वो दूसरी ऊर्जा हम पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त करते हैं। कई बार पिरामिड की ऊंचाई को जितना भूगर्भ के नीचे जमीन में राजाओं की ममी रखने के लिए काम में लिया जाता है। अतः पिरामिड शक्ति की कार्यकुशलता का रहस्य आकाश की ऊंचाई और जमीन की गहराई दोनों में छिपा हुआ है। ये दोनों बातें समान रूप से मंदिर के गुंबज एवं मंदिर के भूगर्भ पर लागू होती है, एवं मंदिर एवं पिरामिड का शक्ति संरक्षण काफी हद तक समानता होती है। मिस्र की प्राचीन संस्कृति ने यह सिद्ध किया है कि पिरामिड के नीचे रखी हुई वस्तुएं विकृत नहीं होती है, वह जो कि त्यों बनी रहती है, मतलब जैसी की तैसी रहती हैं। हिंदुओं के मंदिर के गुंबज की प्रणाली भी तो वही है जो पिरामिड में है। गुंबज में ध्वनि विज्ञान की मान्यताएं ज्यादा मुखरित होती है। उसके नीचे रखी हुई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो है, वो सदैव जागृत होती है। इसी प्रकार मीनार के झरा झरोकों को या झरोकों के रूप में मुस्लिम संस्कृति में भी देखा गया है। गिरजाघरों एवं गुरुद्वारों का गुंबज भी इस तथ्य को उद्घाटित करता है। पिरामिड नुमा मंदिर के गुंबज को उल्टा करने पर वह हवन कुंड बन जाता है। यज्ञ कुंड के हवन में मंत्रपूर्वक डाली गई वस्तु अनंत गुणित होकर वायुमंडल के कण कण एवं अणु अणु को सर्वोत्तम ढंग से प्रभावित करती आ रही है। अब अभी जो है एक स्टोरी है, राजा जो तूतनखामन, जिसका कालावधि है बिफोर क्राइस्ट 1354 टू 1345, उसके जो पिरामिड है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उसकी जो जानकारी है वो जानकारी हम लेंगे। तूतनखामन एक बहुत ही बहादुर और प्रतापी राजा था, पर मिस्र की धरती पर उसका शासनकाल बहुत ही अल्पकाल रहा है। उसका राजनीतिक जीवन बड़ा ही संघर्षमय और एवं युद्ध करते हुए गया है। वह ईसा पूर्व 1345 में मारा गया। इस राजा की कब्रगाह वैली ऑफ किंग्स में प्राप्त हुई। जब इसका मकबरा खोदा गया तो उसमें बड़ी संपत्ति को देखकर सबकी आंखें धुंधली पड़ गई। अकल्पनीय संपत्ति एवं बेशुमार दौलत राजा अपने बगल में 5 बड़े बड़े कमरों में दबाए हुए सोया पड़ा था। राजा तुतनखामन का सोने के सिक्कों के लबालब भरा हुआ व्यक्तिगत खजाना फिर धीरे धीरे चोरों ने चुरा लिया। आज से लगभग 1250 वर्ष पूर्व कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कुछ पुरातत्वविदों ने तुतनखामन की कब्र को पिरामिड से खोज निकाला। इजिप्ट सरकार ने सर्वप्रथम इन पिरामिडों को खोलने की अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन पुरातत्वविदों की असंख्य प्रार्थना और पत्रिकाओं के बाद केवल एक पिरामिड को खोलकर उसमें प्रवेश करने की अनुमति जो है, वो अनुमति उसको उन पुरातत्वविदों को मिल गई। शोधकर्ताओं के मन में एक लालच था। उनकी जानकारी के अनुसार पिरामिडों में बेशुमार धन दौलत,
गड़ी हुई थी। आखिर 26 नवंबर 1922 में वह पिरामिड खोला गया। इस शोध कार्य के लिए बने गुट में ब्रिटेन तथा अमेरिका के 29 पुरातत्वविद तथा 5 हबशी मजदूर शामिल थे। पिरामिड में प्रवेश करते ही एक तख्ती पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि फेरो, जिसे हम राजा कहते हैं, ग्रीक वर्ड में फेरो कहते हैं, राजा की शांति को भंग करने वालों को यमदूत हंसते हंसते उठा ले जाएंगे। राजा के उसके कुटुंब परिवार के साथ शांति से उसे रहने दो, ऐसे उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था। और उसमें ये आदेश भी दिया था कि इस आदेश को जो भी भंग करेगा वह मौत का शिकार हो जाएगा। जब ये आदेश उन पुरातत्वविदों ने पढ़ा तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। जब उन्होंने किम्स चेंबर वाले कमरे में प्रवेश किया तो वहां पे जो तापमान था वो बाहर के तापमान से बहुत ही ठंडा था। राजा का शरीर यानी कि मम्मी इस खंड में पलंग पर शांति से चिर निद्रा में लेटा हुआ था। कक्ष में अलौकिक देवी प्रकाश सा तेज फैला हुआ था। चारों तरफ अद्भुत शांति थी। इस शांति के साथ कुछ अगम्य भय सी अनुभूति भी उन्हें हो रही थी। कक्ष में दाखिल हुए सभी व्यक्तियों को प्रतीत हुआ कि यदि वे इसी प्रकार उस कक्ष में स्थित खड़े रहेंगे तो वो पिघल जाएंगे। वे सचेत हुए। उन्होंने जिस काम के लिए ये पिरामिड जो खोला था वो काम उन्होंने शुरू किया। सारा खजाना उन्होंने एकत्रित किया और बक्सों में भरकर बाहर निकल दिए। उस टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो नेतृत्व लैड थे। बड़ी धूमधाम से उन्होंने जो लूटा हुआ खजाना था वो खजाना ब्रिटेन को ले गए, किंतु खजाना अपने साथ साथ तूतनखामन के आदेश का यानी कि शाप का भी साथ उसको ले गया। उस अभिशाप का प्रभाव श्रेणीबद्ध दुर्घटनाओं के रूप में प्रकट होने लगा। एक ही सप्ताह में उत्खनन करने वाले 5 जो हबशी थे, मजदूर थे, उनकी मौत हो गई। अन्य साथियों को भी ऐसा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। स्वयं मिस्टर लैड 9 मास के बाद, मतलब जब उन्होंने खजाना लूटा उसके 9 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके खोज कार्य को जारी रखने वाला लॉर्ड कॉर्नर तकरीबन 1923 में मच्छर काटने से मृत्यु को शरण हो गया। जब यह समाचार अखबारों में छपा तो समस्त यूरोप अमेरिका में एक अजब प्रकार की हलचल हुई। ऐसे प्रतीत होता था कि बार बार कोई उसे आत्महत्या करने के लिए सूचित कर रहा है। सोते जागते लगातार उसे ऐसे सूचना मिलती रहती थी। सूचना देने वाला व्यक्ति ना उसे दिखाई पड़ता था लेकिन उसे वो सुन सकता था। उसके मन में उस सूचना ने घर कर लिया था। वह अत्यंत बेचैनी एवं अकथ्य अजब का अनुभव करता रहता था। इसी स्थिति में उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि तूतनखामन की कब्र वाले पिरामिड को सर्वप्रथम खोजने वाला मिस्टर हावर्ड कार्टर ने रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। तूतनखामन का पिरामिड खोलने के अभिशाप सीमा केवल यहां तक समाप्त नहीं होती है। तूतनखामन की मृतदेह यानी कि मम्मी का
एक्सरे फोटोग्राफ लेने वाले डॉक्टर आर्चिबाल्ड डगलस ने भी अत्यंत दयनीय अवस्था में पीड़ाजनक मृत्यु की शरण ली थी। पीड़ा के कारण उसने भी आत्महत्या की थी। ये सभी पुरातत्व विज्ञानी बुद्धिमंत थे। पिरामिड खोलने के बाद की गई अपनी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि कोई अज्ञात शक्ति उनको आत्महत्या करने की निरंतर प्रेरणा देती रही है। मानो वह शक्ति कह रही है कि इस स्थूल देह का त्याग करने पर मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। आत्महत्या की उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वे सभी लोग इस प्रकार के मानसिक तनाव में पीड़ित थे। 78 वर्षीय लॉर्ड बेस्टबेरी के पुत्र की रात्रि दौरान अगम्य मृत्यु हुई। वह रात को सो गया तो पुनः उठ ही नहीं पाया। उसकी मृत्यु के कारण का पता तक नहीं चल पाया। लॉर्ड बेस्टबेरी इस आघात के सदमे में सहन करने के लिए असमर्थ रहे। उन्होंने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इस पिरामिड के खनन के संबंध रखने वाले सभी 18 पुरातत्ववादी जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली और अब मृत्यु को शरण गए। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से भयभीत हुए विज्ञानी उलझन में पड़ गए। पिरामिड में ऐसी कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो मनुष्य के मन को इस हद तक प्रभावित करती है? क्या पिरामिड के बाहर प्रवेश द्वार के पास लगी तख्ती पर लिखे गए आदेश को भंग करने के कारण ऐसी दुर्घटना हुई? किंतु पिरामिड के अंदर जाने वाले को अद्भुत शांति की अनुभूति हुई थी। उसका क्या कारण था? पिरामिड की रहस्यमयी शक्ति को मानव जाति के कल्याण हेतु किस प्रकार से उपयोजित किया जाए? आकार विशेष ग्रहण किए हुए इन पिरामिडों कई सालों तक मृतदेह यथावत ताजा एवं सुरक्षित रह पाए हैं। इसमें कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है? एक विख्यात फ्रेंच विज्ञानी एंटोइन बोविस पर जब पिरामिड में प्रवेश करके उसमें 150 फीट ऊंचाई पर स्थित किंग्स ऑफ चेम्बर का नामक का जो कक्ष है उसमें उन्होंने प्रवेश किया। वहां उन्होंने कक्ष के मध्य में एक मृत बिल्ली यानी कि चूहा का शव देखा। ये शव लंबे अरसे से वहां पड़े होंगे ऐसा उनको प्रतीत हुआ। किंतु आश्चर्य की इस बात का था कि शव न तो सड़े हुए थे न ही उसमें से किसी प्रकार की सड़न दुर्गंध आ रही थी। आश्चर्यचकित हुए इस विज्ञानी ने अपने प्रयोगशाला में जाकर पिरामिड की लघु प्रकृति तैयार की। उसमें उन्होंने मृत बिल्ली तथा मृत मछली के शरीरों को देखा। प्रयोग करने पर मालूम पड़ा कि मृत शरीरों के सड़ जाने पर जो दुर्गंध फैलनी चाहिए वो दुर्गंध नहीं फैल रही है। उन्होंने इस प्रयोग को लंबे समय तक जारी रखा। कई दिनों के बाद विज्ञानी जब उन मृत शरीरों को देखा तो वे शरीर बिल्कुल सूखे, मतलब जिसे हम ममीफाइड कहते हैं, मम्मी के जैसे हो गए थे और उनमें से कोई दुर्गंध नहीं फैल रही थी। इस परिणाम से एक नवीन बात सिद्ध हुई। विज्ञानी ने सोचा कि पिरामिड को जो रहस्यमय शक्ति है उस शक्ति का उपयोग मानव जाति के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद उस विज्ञानी ने साग भाजी फल आदि पर भी प्रयोग किए। खुली हवा में केवल 2 दिन सड़ने वाली साग पिरामिड में रखने से कई ज्यादा समय तक ताजा रही। अतः उस विज्ञानी ने तथ्य ढूंढ लिया कि पिरामिड
की जो आकृति है या पिरामिड आकृति है, शक्ति संचय के लिए एक श्रेष्ठ उपकरण है। अब हम जो गिजा का फेमस पिरामिड है और उसके जो महान स्फिंक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खापरे का महान पिरामिड जो मेकेरिनस के पिरामिड से ज्यादा कीर्तिवंत है। इसका विस्तार 215 मीटर, ऊंचाई 143.5 मीटर और जो कोण है वो 530 है। यह गिजा के 3 पिरामिडों का मुख्य प्राणधार है। इसे चेफरिन का पिरामिड भी हम कहते हैं। इसका निर्माण समय चतुर्थ राजवंश काल ईसा पूर्व 2584 टू 2465 बिफोर क्राइस्ट है। इस पिरामिड में शमशान मंदिर से एक मार्ग सीधा वैली यानी कि सूर्य मंदिर तक जाता है। वही नरसिंह की आकृति में महान स्फिंक्स दुनिया के 7वें आश्चर्य के रूप में स्थित हैं। नरसिंह इस क्षेत्र का रक्षक माना गया है। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्र का एक बेजोड़ और आश्चर्यकारक नमूना है। इसलिए इन्हें दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक मानते हैं। अपने भीमकाय आकार, उसकी संरचना, पिरामिड के अंदर विलक्षण जादुई रोग निवारण शक्ति विज्ञान को भी आश्चर्य में डाल देती है। इन पिरामिडों के अंदर जो तरंगे प्रवाहित होती हैं, उनसे स्नायु विकार और मानसिक रोगियों का क्षण भर में ही इलाज हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड के अंदर रखा हुआ पानी पीने से पेट की बीमारियां समाप्त होती हैं। गले का टॉन्सिल, शरीर के घाव, खरोंच और गठिया जैसे रोगों से जो ग्रसित रोगी हैं, उन्होंने भी पिरामिड के अंदर घुसकर अपने रोगों से मुक्ति पाई है। इन पिरामिडों के देखा देखी मिस्र के आसपास के शहरों में पिरामिड का आकार अनेक बस्तियां बसाई है। मिस्र में ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, युगोस्लाविया आदि देशों में लोगों ने अपने घरों की छतों में लकड़ी या पीवीसी प्लास्टिक के पिरामिड के आकार के परकोटे यानी कि प्राकृतियां बनाई हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि इन पिरामिडों के अंदर बैठने से या कुछ देर सो जाने से शरीर एकदम स्वस्थ और तनाव मुक्त होता है। मिस्र के आसपास की बस्तियां में पिरामिड की टोपियों की खूब बिकती है। वहां के लोगों के अनुसार इन टोपियों के पहनने से अनेक गुप्त रोग भी ठीक हो जाते हैं। पिरामिडों की कुल ऊंचाई से 1/3 ऊंचाई पर रखा हुआ शव, यहाँ पे गौर कीजिएगा, पिरामिडों की कुल ऊंचाई से 1/3 ऊंचाई पर रखा हुआ शव न तो सड़ता है और न ही गलता है। यह शव उस नुकीले आकार के अद्भुत पिरामिड की ऊर्जा का ही चमत्कार होगा, जो कि आज भी जड़ और चेतन पदार्थों पर अक्सर दिखता है। यह जानना हमें जरूरी है कि इस पिरामिड आकृति में कौन सी खास बातें हैं जो अपने अंदर समाहित जीवन, जंतु या मनुष्य आदि के रोग मुक्त कर देती है।
यूरोप और अन्य देशों में जहां अत्यधिक गर्मी होती है, वहां पिरामिड के आकार के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि नकली पिरामिड भी एक हद तक असली पिरामिडों जैसा जादुई प्रभाव दिखाता है। यह जानने का इनके अंदर रखी हुई खाने पीने की वस्तुएं 2-2 महीनों तक तरोताजा रहती है, जलहीन होने के बावजूद से सड़ती नहीं है। इन चमत्कारों के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिडों की पर्वताकार आकृति के कारण आकाश की संचुलित ऊर्जा, हवा, पानी और प्रकाश उसकी चोटी पर एकत्रित होते हैं। वहां से ऊर्जा पिरामिड के धरातल की तरफ समतल दीवारों से एक साथ धरती तक आती है, स्वच्छ वायु को नीचे प्रेषित करके एक से आकार की बनी ढलवा दीवारों से दूषित ऊर्जा बाहर निकल जाती है। त्रिकोण और षटकोण से आवृत मध्य बिंदु तक जो वातावरण केंद्रित होता है, उसमें अनेक प्रकार की ऊर्जा तरंगों का समावेश होता है, जो जड़ और चेतन पदार्थ की विकृतियों को हटा देता है। यह कुछ उसी सिद्धांत पर आधारित है जैसे घर में चूल्हे के ऊपर बनी हुई धुएं वाली चिमनियां, जो एक से छोटे छेद से चारों तरफ फैले चूल्हे का प्रदूषित ऊर्जा को बाहर फेंक देती है, तथा कमरे का वातावरण आग जलने के बावजूद भी प्रदूषण मुक्त रहती है। मिस्र के सभी पिरामिडों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो सेसेफल के पुत्र चोयप्स का पिरामिड है। इसे गिजा के पिरामिड से भी नाम माना जाता है, क्यों कहा जाता है। मृत्यु के बाद चोयप्स का शव इसी पिरामिड में रखा गया था। यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस एकमात्र पिरामिड को बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा। 1.25 लाख मजदूरों ने इस पर रात दिन काम किया। 10 वर्ष का समय इसके चारों ओर सड़क और मैदान बनाने में लग गया। जब यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ तो इसकी जो ऊंचाई है वो 481 फीट की थी, परंतु आज यह ऊपर से 38 फीट कम हो गया है। इसकी विशालता और क्षेत्रफल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिकागो और न्यूयॉर्क के सभी 40-50 मंजिले इमारतें इसके अंदर समा सकती हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार भी इससे लगभग 100 फीट छोटा है। इस अकेले पिरामिड का क्षेत्रफल जो है 13 एकड़ का है। धरती पर एक तरफ बनी दीवार की लंबाई 755 फीट है। इसका एक चक्कर लगाने में तकरीबन हम 2 किलोमीटर चल जाते हैं। ग्रेनाइट और चूनों के पत्थर से बने इस पिरामिड में लगभग 25 लाख पत्थर लगे हैं। सभी पत्थर चौकोर और त्रिकोण आकार में काटे गए हैं। छोटे से छोटे पत्थर का वजन 18 से 20 टन है। अनुमान है कि एक पूरे पिरामिड में लगभग 65 से 70 टन पत्थर लगे होंगे। विश्व की हजारों रेलगाड़ियां अगर जोड़ भी दी जाएं तो भी वे इस पिरामिड की खींच नहीं पाएंगी। आज भी इन पत्थरों की चमक ऐसी है कि मानो इन्हें हाल में ही बनाया गया है। सूर्य की रोशनी में इनकी पॉलिश दूर से ही चमकती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर हमला किया था तो इन पिरामिडों को देखकर उसने अनुमान लगाया था कि सभी पिरामिडों के पत्थरों को निकालकर पूरे फ्रांस के चारों ओर 10 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी दीवार हम बना सकते हैं। परंतु यह नेपोलियन का स्वप्न
स्वप्न रहा। स्थापत्य कला की यह अद्भुत शैली प्राचीन मिस्र वालियों के अपूर्व ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही आज का वैज्ञानिक वास्तु तकनीक को भी मात देने वाले चेओप्स के पिरामिड के अंदर की संरचना है। इस संरचना में 8 भाग थे। पहला भाग जो है राजा का कक्ष, दूसरा जो है हवा आने के लिए या जाने के लिए का मार्ग, तीसरा मध्य में स्थित कक्ष, चौथा बड़ा गलियारा, पांचवा ऊपर से ऊपर जाने का रास्ता, छठा रानी के कमरे तक जाने का सीधा रास्ता, सातवां रानी का जो निजी कक्ष है वो निजी कक्ष, और आठवां तहखाना बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 8 भाग जो है वो 8 भाग यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि इसमें किंग का चेंबर है, रानी का चेंबर है, वेंटिलेशन है, ग्रेव शाफ्ट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। सब इसमें इंक्लूडेड है। इसका ये जो क्रॉस सेक्शन मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। पिरामिड की प्रत्येक दीवार की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबवत ऊंचाई के बराबर है। अतः पिरामिड की प्रत्येक दीवार की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबवत ऊंचाई के बराबर है। अतः पिरामिड के ढाल का कोण 60 अंश ना होकर 51 मिनट्स है तथा इसके अवरोह का मार्ग का कोण 27 अंश 17 मिनट है। इस प्रकार के अवरोह मार्ग कोण जो है 26 अंश 17 मिनट है। इस मार्ग से कोई भी दो बिंदु ध्रुव तारे की सीध में सरल रेखा बनाते हैं। पिरामिड का निर्माण हुआ था लगभग 4600 वर्ष पूर्व। उस समय डकोनिस नामक तारे को ध्रुव तारा कहते थे, परंतु प्रत्येक 25,000 वर्ष में पृथ्वी की धुरी 45 डिग्री का कोण बनाती है। अतः अब यह ध्रुव तारा बदल चुका है, जिसका नाम पोलरिस है। कई खगोलविदों ने पिरामिड का गहराई से निरीक्षण किया, उसका परीक्षण किया। उनमें से एक जो है वो चार्ल्स स्मिथ के अनुसार पिरामिड से पाई का सही मान पृथ्वी का द्रव्यमान तथा परिधि और सूर्य की पृथ्वी से दूरी का भी पता लगाया जा सकता है। गिजा के पिरामिड का परिणाम पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके अर्धव्यास को बनाता है। ठीक उसी अनुपात में पिरामिड की सतह का आधा का क्षेत्रफल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का सूचक है। इस प्रकार की ऊंचाई तथा अनुपात इस बात का भी द्योतक है कि पिरामिड के निर्माताओं या निर्माणकर्ता पृथ्वी के गोल होने का भी सत्य जानते थे। पिरामिड के अंदर बने सभी कक्ष तथा मार्ग आकार प्रकार में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या संबंधित हैं तथा ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं। मिस्र के पिरामिडों के आश्चर्यजनक स्थापत्य और वास्तु कौशल्य को देखकर आधुनिक इंजीनियरों ने यह अनुमान लगाया है कि इस प्रकार के मिलते जुलते पिरामिड दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि आज के समय में कई शक्तिशाली क्रेन्स, बुलडोजर, ट्रक हैं और ये होते हुए भी 15-20 टन की शिलाखंड को इतनी कुशलता से कोई भी जोड़ नहीं सकता। आश्चर्य
यह है कि पत्थरों पर पत्थर इस प्रकार स्थापित किए गए हैं कि इनके जोड़ों का भी पता नहीं चलता। पिरामिड की स्थिति, उनका माप, उनके आंतरिक और बाह्य प्रतीक चिन्ह सभी किसी न किसी प्राकृतिक नियमों को अभिव्यक्त करते हैं। लगता है कि इन पिरामिडों के जरिए प्राचीन मिस्रवासी अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों से खगोलीय संबंध स्थापित करते थे। अब हम जो है पिरामिड का जो प्रतिरूपण का ग्रह सूत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। पिरामिड के रेखा गणितीय रचना यानी कि लाइन कैलकुलस की सूत्रधार दो अपरिमेय मतलब इरेशनल संख्याएं या डिजिट्स हैं जो दशमलव बिंदु के उपरांत असंख्य संख्या होती जाती है, अर्थात उसका पूर्ण विभाजन असंभव होता है। ये दो परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, irrational numbers, that is pi and phi. Pi is equal to 3.142 and phi is equal to 1.618. phi को पिरामिड का स्वर्णांश कहते हैं, जिसके द्वारा पिरामिड भुजाओं का अनुपात होता है। पिरामिड का आधार चौकर वर्ग होता है तथा चारों पार्श्व में झुके समबाहु त्रिभुज होते हैं। यदि हम त्रिभुज के आधार के आधे को एक मानकर झुकी पार्श्व रेखाओं की लंबाई प्राप्त करें तो वह फाई के बराबर होगी और शीर्ष के मध्याधार की लंबवत जो है ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई जो है इसी फाई का वर्गमूल होगी। इस प्रकार फाई प्रत्येक आधार के या प्रत्येक आधार क्षेत्रफल के बराबर होता है। अभी आपके सामने जो सूत्र यहाँ पे मैंने दिखाया है, पाई इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। अब हम पंच तत्वों के बारे में और पिरामिड के स्थान के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो भारतीय वास्तुशास्त्र पंच महाभूत एवं 10 दिशाओं पर आधारित एक शास्त्र सम्मत विज्ञान है। भारतीय दर्शन शास्त्र ने पंच महाभूतों का आधारभूत कारण दिया है। पहला जो है वो है आकाश, दूसरा पृथ्वी, तीसरा जल, चौथा अग्नि और पांचवा जो है वायु। यदि वास्तुशास्त्र के आधारभूत चिंतन का विषय है तो इन पंच महातत्वों के अनुपातिक सही सम्मिश्रण से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिससे मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहले हम आकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। आकाश का एक मौलिक तत्व है जिससे शब्द की प्राप्ति होती है। आकाश में शून्य होने के कारण तथा पर्यावरण और हवा के माध्यम से शब्द यानी कि ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आकाश अनंत, असीम और अगम्य है। आकाश में स्थित ऊर्जा की तीव्रता, प्रकाश, लौकिक किरणें, विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों पर भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य पर हर पल घटित घटनाओं का प्रभाव जाने अनजाने पृथ्वी पर भी होता है। ब्रह्मांड के तारांगणों की अनेक आकाशगंगाएं यानी कि तारापुंज विद्यमान है, जहां पृथ्वी के सूर्य से बड़े सूर्य हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी काल गति द्वारा निश्चित अपने ही कक्ष में
भ्रमण करती है। आकाश द्वारा प्रदत्त ध्वनि के उपहार ने मनुष्य जीवन को समृद्ध बना दिया है। मंदिर तथा गुरुद्वारे के गुंबज एवं मस्जिद की मेहराब जो है आकाश शक्ति की विपुलता के प्रतीक हैं। मकान की दीवारें छोटी होंगी तो व्यक्ति को घुटन महसूस होगी। उसके शरीर में भी आकाश तत्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए आकाश का मकान यथेच्छ ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है वायु। प्राणी वायु से जीवन प्राप्त करते हैं, जिससे पौरुषत्व एवं प्राण शक्ति जागृत होती है। पृथ्वी पर एक वायुमंडल है, इसीलिए इससे निसर्ग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन का तकरीबन 78% का सम्मिलित होना है। नाइट्रोजन वायु सभी वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वनस्पतियां नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं करती। उनकी जड़ों पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के माध्यम से वनस्पतियां अपनी जड़ों से नाइट्रोजन चूसती रहती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जो जो लगभग 1/5 भाग है। उपयुक्त पंचमहाभूतों का एक भाग ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन सजीव प्राणियों के जीवन का एक मुख्य स्रोत है। यह ऑक्सीजन जल में भी विद्यमान है, जिसका मतलब H2O। H यहाँ पे हाइड्रोजन है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन नहीं है, अतः वहां जीवन भी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है वो अत्यंत अल्प है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में भी ऑक्सीजन मिलता है। अधिकतर वनस्पतियां दिन के समय में वातावरण में व्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करती हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, किंतु रात्रि के समय इसके सर्वथा विपरीत क्रिया होती रहती है। जब वे ऑक्सीजन को शोषती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिप्रद है, अतः रात को पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। वास्तु या भवन के ईशान कोने में अत्यंत शुभ किरणें आती रहती हैं। यदि इस कोने में गंदगी रहेगी तो उससे निकलने वाली CO2 गैस या नाइट्रोजन उन शुभ किरणों को दूषित कर देगी। भवन के समीप श्मशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृतक शरीर की दाह क्रिया से निकलने वाली कार्बन तथा अन्य निषिद्ध गैस जो है वो मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। वातावरण में हेलियम, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसों के साथ साथ मॉइस्चर यानी कि बाष्प, धूलिकण भी मिलते हैं। शब्द और स्पर्श वायु महातत्व के दो विशेष गुण हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, शब्द और स्पर्श वायु महातत्व के दो एक स्पेशल गुण हैं। स्पर्श से संवेदना, चेतना और चेतना से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया से इसको एक अर्थ मिलता है और वह शुभ अशुभ फल प्रदान करता है। इनका परिणाम होता है संस्कार उत्पन्न करना, जो जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। वस्तुतः मानवता को अनंत शक्तियों से वायु रूप में मिलने वाला एक अमूल्य उपहार है।
मकान में वायु का प्रवेश द्वार एवं खिड़कियों से होता है, अतः इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हवा के लिए उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। घर में रोशनदान व खिड़कियों द्वारा हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है अग्नि, फायर। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से उष्णता प्राप्त होती है। उष्णता अग्नि का एक स्वरूप है। पर्यावरण में व्याप्त वायु, धूलिकण बादल में अपनी चुंबकीय शक्ति द्वारा परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए आकुंचन क्रिया घटित होती है। आकुंचन के कारण हवा का दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण ऊर्जा निर्माण होती है, जो अग्नि के रूप में प्रकट होती है। आकाश में चमकने वाली बिजली इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए आधारभूत तत्व अग्नि का विशेष महत्व है, क्योंकि अग्नि के कारण शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त रूप एक नया तत्व माना प्राप्त होता है। हमारे दैनिक जीवन में अग्नि का विशेष महत्व है। अग्नि से भोजन पकता है। अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश के कारण ही हम देख सकते हैं। शुभ कार्यों में अग्नि का पवित्र स्थान है। अग्नि की ऊर्जा हमारे घर में आने वाले सूर्य के स्वच्छंद प्रकाश से भी प्राप्त होती है। घर में खिड़कियां ऐसी व्यवस्था हो कि प्रातःकालीन सूर्य की शुद्ध एवं स्वच्छ रोशनी हमारे घर को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए घर में खुला आंगन एवं ब्रह्मस्थान हमेशा रखना चाहिए। सूर्य की तेज व तीक्ष्ण रोशनी जो है, ज्यादा समय के लिए घर पर नहीं पड़नी चाहिए। आवासीय घर में अग्नि तत्व का सुखद अनुपातिक सम्मिलन यहाँ पे हमें होना चाहिए। चौथा जो तत्व है, जल तत्व। पृथ्वी पर जल एक महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब जल ही जीवन है। पृथ्वी को या वनस्पतियों जल के बिना जीवित नहीं रह पाती। पर्यावरण की गर्म वायु ठंडी होकर तरल रूप में परिणत हो जाती है और निसंदेह उसी से बादल बनते हैं और इन बादलों से वर्षा होती है, जिससे नदियां समुद्र में जल संचित होता है। जल में भी एक अंश ऑक्सीजन का होता है। जल ठंडा होकर ठोस रूप लेता है और बर्फ बनती है। जल का गर्म रूप बाष्प बनती है, जो गैस का रूप लेती है। यद्यपि अग्नि तथा जल को दो परस्पर विरोधी तत्व हैं, तथापि जल उबालने पर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल के कई सात्विक गुण हैं। जल जीवन में नव चैतन्य का संचार करता है। शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त जल स्वाद रूपी तत्व है। पृथ्वी का जल और भूमि के रूप में उचित विभाजन हुआ है। घर में जल का स्थान शुद्ध दिशाओं में होना चाहिए। पानी का नल, जल संग्रह एवं छत की टंकी सही होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक एवं प्राकृतिक वर्षा जल का निष्कासन सही तरीके से होना चाहिए। आखिरी जो तत्व है, हम उसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व सूर्य के वर्तुलाकार घूमते हुए कक्ष से कुछ ग्रह बाहर निकल गए। इनसे नवग्रहों तथा अन्य उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये सभी ग्रह और उपग्रह आपसी आकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर अपने अपने विशेष ग्रहपथों में भ्रमण करते हैं।
कुछ समय पश्चात सूर्य से तृतीय स्थान पर पृथ्वी जो ही सूर्य से दूर हटी, वह ठंडी पड़ने लगी। उससे निकलने वाले ज्वालामुखी से पर्वत और घाटियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के गर्भ में निश्चित स्थान पर दक्षिण तथा उत्तर में स्थित चुंबक से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्माण हुआ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी के सभी सजीव और निर्जीव पदार्थों पर अपना प्रभाव रखती है। अतः पृथ्वी का विशेष महत्व है। पृथ्वी तथा अन्य तत्वों से जीवन क्रम आरंभ हुआ है। पर्यावरण तथा वायुमंडल से बाहर की अनंत शक्तियों से पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध है। संपूर्ण सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। संभव है कि ब्रह्मांड के अन्य सौर मंडलों में पृथ्वी जैसे कुछ ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसी या पृथ्वी से अधिक शक्तिशाली तथा अधिक जागृत जीवन संरचना या जीवन रचना हो सकती है। पृथ्वी में स्पर्श, ध्वनि, रस, रूप के आंतरिक गंध रूपी विशेष गुण विद्यमान हैं। इन पंच तत्वों में पिरामिड आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अतः जब किसी भवन में आकाशीय शक्ति को बढ़ाना हो तो पिरामिड की स्थापना जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे आज का जो दूसरा दिन का दूसरा सेशन जो है वो सेशन हम खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम पिरामिड की कुछ रहस्यमय शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, या पिरामिड का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल किस प्रकार से हमें अपने जीवन में करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई शंका हो तो आप, मैंने यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 9075009500, और मैं एबी यादव आपको विनती करता हूं कि बिन झिझक आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है या आपकी जो शंका है वो शंका हम अपने ताकत से या मतलब मेरे ओर से जितना हो सके उतना मैं कम कर सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल मिलते हैं। गुड बाय।